नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अमेरिकी बाजारों ने फिर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती लेवल से वो करीब 80 अंकों की तेजी के साथ पहली बार 26,000 के लेवल को क्रॉस कर गया। ग्लोबल बाजारों से सपाट स्थिर संकेत हैं। चीन के सेंट्रल बैंक गवर्नर कुछ देर में भी भाषण देंगे और अगर निकाई समेत तमाम एशियाई बाजारों की बात करें तो मजबूत शुरुआत हुई। कल सेंसेक्स और निफ्टी ने नया हाई बनाया था। मेटल और ऑटो शेयर्स में तेजी देखी गई। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की आर्थिक टॉप लाइन से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 28 सितंबर तक उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर। AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में लेंगी भाग। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, धन सृजित करने, बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से यात्रा अहम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। जुलाई में EPFO से जुड़े 20 लाख नए सदस्य। 25 साल से कम उम्र वालों को सबसे ज्यादा रोजगार। जुलाई में जुड़ी नई महिला सदस्यों की संख्या 3 लाख के पार। भारतीय रियल एस्टेट बाजार का आगाज 2047 तक कई गुना बढ़कर 5 से 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। कोविड-19 महामारी के बाद बढ़ी उपभोक्ता की जो मांग है वो बरकरार। रियल्टी क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रडे ने जारी की रिपोर्ट। और सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 84,824 पर और निफ्टी 23 अंकों की गिरावट के साथ 25,900 के पार कारोबार करता हुआ आ रहा है नजर। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 28 सितंबर तक उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनकी 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने वाली हैं। वित्त मंत्री भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करेंगी। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम की चर्चा में भी भाग लेने वाली हैं। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के जो प्रमुख हैं वो प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने समकक्षों और AIIB के अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें होनी हैं। सेंट्रल एशिया के प्रमुख गेटवे के तौर पर उज्बेकिस्तान को देखा जाता है और इस लिहाज से वहाँ पर आर्थिक समृद्धि के लिए उज्बेकिस्तान अहम साझेदार। तो रोजगार के मोर्चे से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। श्रम मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि पिछले जुलाई महीने में देश के में करीब 20 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। इससे सबसे ज्यादा अगर देखें तो संख्या 25 साल से कम उम्र वाले युवाओं की है। कर्मचारियों के पेंशन फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था EPFO के मुताबिक इस साल जुलाई में उसके साथ 19 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़े हैं और जुलाई में EPFO से जुड़ने वाली नई महिला सदस्यों की संख्या 3 लाख के पार है। इसमें सालाना आधार पर 10% से ज़्यादा बढ़त देखी गई और मंत्रालय के डेटा को अगर माने तो EPFO से जुलाई में जुड़े कुल सदस्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात की हिस्सेदारी 59% से ज़्यादा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा 20% से बढ़कर जो सदस्य हैं वो महाराष्ट्र से हैं। बड़ी बात यह है कि EPFO के सदस्यों में जो शुद्ध वृद्धि है वो 38.91% की हिस्सेदारी खास तौर पर सर्विसेज सेक्टर से है। इसमें मैन पावर सप्लाइंग, कॉन्ट्रैक्टर्स, सिक्योरिटी सर्विसेज और अन्य शामिल हैं। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नए सदस्यों की संख्या की जो ये बढ़त है वो ये बताती है, दर्शाती है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और EPFO को जो आउटरीच प्रोग्राम है वो सफल हो रहा है। परफेक्ट डेटा इस महीने दिखाता है कि 19,94,000 लोगों को इस बार एम्प्लॉयमेंट इस महीने फॉर्मल सेक्टर में मिली, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। उसमें से 10 लाख न्यू ज्वाइनी है, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग है। और उसमें ये भी क्लैरिटी है कि जब कोई ज्वाइनिंग करता है
तो आप कहेंगे कि पुराने लोग आए हो, पुराने भी कोई लोग जॉब छोड़ के गए हैं, तो उसमें माइनस हो जाता है। और अब बात करते हैं IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई। भारत ने वॉशिंगटन DC में IPEF सप्लाई चेन काउंसिल और उसकी जो क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क की बैठक है उसमें पहली बार उपस्थित होकर भाग लिया। एक सशक्त आपूर्ति श्रृंखला को सुविधाजनक बनाने के लिए सेमीकंडक्टर बैटरी पर केंद्रित महत्वपूर्ण खनिजों और रसायनों के लिए 3 कार्य योजना दल बनाए गए। लॉजिस्टिक्स सेवाओं को बेहतर करने के लिए और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ माल की जो आवाजाही है उसको लेकर उप समिति की स्थापना की गई। आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अनुभव और जोखिम का विश्लेषण करने के लिए डेटा और एनालिटिक्स पर उप समिति की स्थापना हुई है। क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क बैठक में आपातकालीन सिमुलेशन संबंधी क्रियाकलाप भी प्रस्तुत किए गए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 12 सितंबर 2024 को वॉशिंगटन DC में आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की आपूर्ति श्रृंखला परिषद की पहली बैठक में उपस्थित होकर भाग लिया और उसके बाद 13 सितंबर 2024 को क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क की बैठक हुई। इन औपचारिक बैठकों से पहले एक सशक्त आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें समर्पित आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के निर्माण और स्केल जैसे टूल के विकास सहित अमेरिका की जो तमाम पहल है इस दिशा में उस पर विशेष ध्यान दिया गया। और आइए रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। शुरुआत सकारात्मक हुई थी 26,000 का लेवल क्रॉस करते हुए, लेकिन अभी क्या ताज़ा स्तर है गिफ्ट निफ्टी का एक बार वो देख लेते हैं। 25,950 48 अंकों का दबाव, यानी कि 26,000 के उस लेवल से थोड़े पॉइंट्स गिरता हुआ नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी। सपाट दायरे में कारोबार। सेंसेक्स का ओपनिंग और निफ्टी का ओपनिंग काउंटर किस तरह से रहा वो देख लेते हैं। कल लाइफ हाइज बनाते हुए नजर आए थे दोनों ही सूचकांक, लेकिन यहाँ पर दबाव साफ तौर पर 84,824 का लेवल, 104 अंकों की गिरावट। और वहीं निफ्टी भी इस वक्त देखा जाए तो सुस्त शुरुआत के साथ हम मान सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत हुई है हल्की गिरावट। हालांकि मिड कैप इंडेक्स नए हाइस्ट पर है और मेटल स्टॉक्स मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो देख लेते हैं कि टॉप गेनर्स का चार्ट जो है कौन से स्टॉक्स वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेटल स्टॉक्स मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, BPCL, L&T मजबूती के साथ बाजार में अपनी बढ़त बनाए हुए। लेकिन मुनाफा वसूली कहाँ पर हावी है और बाइंग कॉल कहाँ दिख रहा है अगर देखा जाए तो टॉप लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा और नेस्ले इंडिया। इन तमाम काउंटर्स में दबाव मुनाफा वसूली के साथ चार्ट पर ये नज़र आ रहे हैं। तो आज किस तरह से एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता है या फिर से नए हाइज बनाते हुए भारतीय शेयर बाजार नजर आएंगे, इस पर करेंगे चर्चा कुछ ही देर में। लेकिन अब बात करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2014 से पहले पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के दौर से उभरते हुए NDA सरकार ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया, बल्कि अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार से वो विकास के पथ पर भी लेकर आई। विभिन्न रेटिंग एजेंसीज और थिंक टैंक ने अपने अनुमान में ये जताया कि अगले कुछ वर्षों में भारत का विकास तेजी से होगा और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि विश्व बैंक से लेकर IMF और दुनिया की तमाम संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रही हैं। अब जो ताजा अनुमान सामने आए हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा और बढ़ा है। IDBI कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 6 वर्षों में हर 18 महीने में अपने GDP में $1 ट्रिलियन जोड़ने के लिए तैयार है। इस गति के साथ भारत 2032 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जो 2030 तक खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया को भी पीछे छोड़ देगा।
अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है, जबकि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अर्थशास्त्री और लेखक गौतम सेन का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। चाइना का समस्या तो होना ही था, क्योंकि ये तो 20 साल बहुत शार्प ग्रोथ एक्सपीरियंस किया, तो ये तो रोकना था। वहाँ पे पॉलिसी चेंजेस भी हुआ, कुछ राजनीति भी हुआ, इसलिए उसका स्लोइंग डाउन पता नहीं क्या 4% ये साल होने वाला है। और वहाँ पे और पॉपुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, उसका डेमोग्राफिक क्राइसिस बहुत सीरियस है। तो इसलिए लगता है चाइना विल डेफिनेटली स्लो डाउन। और उसका इकोनॉमी का साइज इसलिए इसके लेके भी बहुत विवाद है। कोई कहता है 18 ट्रिलियन, कोई कहता है 14 ट्रिलियन, कोई कहता है 12 ट्रिलियन। तो हम इतने पीछे नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अब तक जैसे लगता है, ट्रेजेक्टरी जो लगता है, हम 7 ट्रिलियन तो जरूर पहुंचने वाले हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 और 31 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी 2 गुना होकर $7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाने की उम्मीद है। इससे न केवल भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बल्कि वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगी। साथ ही इससे भारत की प्रति व्यक्ति आय उच्च मध्यम आय वर्ग तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2030 और 31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अर्थशास्त्री गौतम सेन का भी कहना है कि भारत जल्द ही एक विकसित देश बनने वाला है। उन्होंने इसके लिए विनिर्माण, वोकेशनल ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर देते हुए कहा है कि राज्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम तो डेवलप कंट्री बनने वाले हैं। हमारे इनकम पर कैपिटा $10,000 हो जाएगा। अमेरिका से फिर भी हम पीछे रहेंगे, मगर 2-3 चीज हमें करने पड़ेगा। वो एक तो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त करने पड़ेगा। विदेश में क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है अब ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी। हमारे जो कहते हैं ट्रेड जीडीपी रेशियो इज 42, सो ऑलमोस्ट हाफ हमारी इकोनॉमी बाहर के साथ जुड़े हुए हैं। भारत जो अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले सालों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2023 और 24 में 8.2% की तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार बेंचमार्क में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत का $5 ट्रिलियन का शेयर बाजार 2024 में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सोमवार को भी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजारों में तेजी रही और दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड के स्तर पर बंद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं प्रमुख ग्लोबल बैंकर जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने अनुमान जताया कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो बढ़कर $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने इस बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जिस तरह से मजबूत लीडरशिप के साथ लगातार काम कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भारत को मिलता रहा तो 2030 के दशक के अंत तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना संभव हो जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा तैयार की गई डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने यह भी कहा कि बुनियादी संरचना तैयार होने से एडवांस्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली और सर्विस प्रोवाइडर करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर तमाम जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो उनका अनुमान किसी वक्त में हुआ करता था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन क्यों हुआ, क्या है इसके प्रमुख कारक और घटक, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर इकोनॉमी टुडे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं।
बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील का बादशाह। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में सभी का स्वागत है और हम आज जिस तरह से भारत की आर्थिक प्रगति पर कर रहे हैं चर्चा पर और ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चरण सिंह, प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर चरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर और हमेशा से एक सुखद अनुभव होता है आपके साथ इस तरह की चर्चाओं में भाग लेकर। सवाल पहला यही कि अगर हम वैश्विक GDP की जब बात कर रहे हैं तो 3.5% से 4.5% का योगदान अगर अकेले ही भारतीय अर्थव्यवस्था दे रही है तो साफ तौर पर जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो सही दिशा में जाती हुई और आमूल चूल परिवर्तन हुआ है तमाम रेटिंग एजेंसीज के व्यू पॉइंट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पिछले 10 साल की नीतियां हैं और खास करके कोविड के बाद जो नीतियां अपनाई गई, कोविड के दौरान और कोविड के बाद जो नीतियां अपनाई गई उनका अभी पूरी दुनिया में लोहा है। जब पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट नीचे गिर रही है, हमारी साथ हम लोग कह रहे हैं कि 6.5-7 होगा, पर दुनिया के इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, आपने देखा मूडीज, ये सारे कह रहे हैं नहीं, ये 7 से ऊपर जाएगा। तो आप देखिए कि जो दुनिया के अर्थशास्त्री हैं और खास करके इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इतना ज़्यादा विश्वास है कि ये लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ सबसे तेज गति की ही इकॉनमी नहीं है, 6.5 भी तेज गति है, पर आपका ग्रोथ रेट 7 से ऊपर 7.2 पे मूडी ने फिक्स किया है, वर्ल्ड बैंक ने आपको पता है 7 पे किया है। तो ये एक कॉन्फिडेंस जो दुनिया में हम लोगों ने कमाया है। कैसे कमाया है? हमारी नीतियों से। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में एकदम मंदी छाई हुई थी, हम उस टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत जोर दे रहे थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो मल्टी जनरेशनल ग्रोथ ओरिएंटेशन होती है। हमने फिस्कल डेफिसिट को भी उस टाइम पे कंट्रोल किया था। हमारा जो स्टिमुलस था एकदम लेजर बीम था। उसका फायदा ये हुआ कि कोविड के बाद कीमतें बहुत नहीं बढ़ी, 6, 7, 8 के आसपास रही। दुनिया भर में कीमतें 5 गुना बढ़ गई उनके एवरेज से। ग्रोथ उन लोगों की डिप करने लग गई। हमारी ग्रोथ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा था, एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में रहा। तो ये जो ग्रोथ के आप आंकड़े देख रहे हैं, इसका मूल कारण एक तो पॉलिसी बड़ी सॉलिड रही, एक बिजनेस क्लाइमेट, दुनिया में मंदी होने के बावजूद इंडिया का जो बिजनेस क्लाइमेट, बिजनेस कॉन्फिडेंस रहा, वो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही थी, डिस्पोजेबल इनकम बहुत अच्छी रही, कंजम्पशन बहुत अच्छी रही, सप्लाई चेन और फाइनेंशियल कंडीशंस, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी रही। तो कुल मिलाकर ये एक टीम वर्क था, ऐसे कहा जा सकता है। फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज ने मिलके ऐसा इकोसिस्टम कंट्री में क्रिएट किया कि ग्रोथ बढ़ती गई। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ। डॉक्टर चरण, क्या मानते हैं कि जब हम रूरल डिमांड में एक अपटिक की बात करते हैं, वो हमने देखा जिसकी वजह से क्रेडिट ऑफटेक हुआ और तमाम जो अहम कारक हैं, यानी कि वो तमाम वो सेक्टर्स जो इकोनॉमी ड्रिवन रहे हैं, हम ऑटो की बात करें, बैंकिंग की बात करें, उसमें और उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत अंतर आया, पॉजिटिव अंतर आया, ये भी बहुत बड़ा कारक रहा। बिल्कुल, आप देखिए कि जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स होते हैं, नाउ कास्ट में जो यूज होते हैं, उसमें ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स की बात आती है। ये सारे रूरल एरियाज के साथ जुड़े रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मैं अहम कहनी चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में भी काफी जोर से कही, वो इंडिया की एक खासियत है, वो है टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी और थ्राइविंग मार्केट, और खास करके स्टेबल पॉलिसी। ये जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, थ्राइविंग मार्केट्स,
एंड स्टेबल पॉलिसी, ये बहुत बड़ी बात है जो इंडिया दुनिया को प्रोवाइड कर रही है। अब इसकी दूसरी पहलू देखें कि वर्किंग पॉपुलेशन 500 मिलियन है, एवरेज एज ऑफ इंडियन वर्कर 28 वर्ष है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी यंग डेमोग्राफिक पावरफुल कंट्री ये है। ऊपर से जो इस तरीके की नीति आई, अब नई नीति देखिए, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फॉर लोकल एंड डिजाइन इन इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री ने वहां भी उस मंच पे कहा कि भाई डिजाइन इन इंडिया को, और तमाम जो सीईओज थे वहाँ सिंह साहब, उनको भी चैलेंज किया कि भाई देखिए यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, खास तौर पर क्योंकि जिस एआई की हम बात कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, उसमें किस तरह से आपको मानव कल्याण को भी जोड़ना है। मतलब अगर आप आर्थिक प्रगति कर रहे हैं तो वो मानव कल्याण के बिना नहीं हो सकती है। बिल्कुल, डिजाइन इंडिया एंड डिजाइन फॉर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी ने वहां दिया, और जिस तरीके उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं, पर अगर उसके पीछे फायदा ह्यूमन रेस को हो सकता है, वो बहुत अहम है। जब सीईओ से बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की संतुलित पॉलिसी सामने आ रही है, इस चीज का एक्चुअली अगर आप देखें तो G20 की जब मीटिंग्स हो रही थी, जब इंडिया प्रधान था, G20 में प्रेसिडेंट था, उस टाइम पे भी हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था लाइफ का, कि सस्टेनेबल एंड इकोसिस्टम फॉर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, एनवायरमेंटली कॉशियस इकोसिस्टम, उस टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया था लाइफ के कॉन्सेप्ट में। वही चीज सामने उभर कर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसके साथ जो वैल्यू सिस्टम है और जो ह्यूमन रेस को और मानवता के कल्याण के लिए जरूरी है, वो बहुत जरूरी। अदरवाइज जो वेस्टर्न मॉडल रहा है बहुत एक्सप्लॉयटेटिव रहा है, जिससे आपने देखा है क्लाइमेट चेंज उसका एक अंग है और उसका एक सिम्टम है जो क्लाइमेट चेंज है। उस तरीके की हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस में विश्वास नहीं करते। ऊपर से जिस तरीके का विजन फिर प्रधानमंत्री ने सामने रखा है, एक तो डिजाइन और लोकल और ग्लोबल की जो बात कही, पर जिस तरीके उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री रेडी मैन पावर चाहते हैं और उनसे सुझाव मांगे, आप बताइए कौन से सेक्टर में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जिस तरीके का कहा कि 85,000 टेक्नीशियन इंजीनियर्स हम रेडी रखना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उससे दिखता है कि जो इंडिया की नीति चल रही है वो एक ग्लोबल नीति चल रही है, और उसका सत्कार आपने देखा, उसका जो रिस्पेक्ट आप ही ने कहा कि जो हम लोगों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में 2022 से शुरू हुआ और जो इंडिया को उसमें अहम रोल मिल रहा है करने को, और इस 3 दिन की विजिट में उन मीटिंग्स भी हुई, और आपकी इंट्रोडक्शन में जैसे कहा गया कि उनको हम लोगों ने काफी उसमें योगदान डाला है। तो ग्लोबली हम लोग इस टाइम पे एक बड़े अच्छे स्वीट स्पॉट पे बैठे हैं जो दुनिया मान रही है। बिल्कुल, ये स्वीट स्पॉट जो है, इसकी स्वीटनेस का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर चरण की, अब सुप्रीम पावर का जो एक नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपके पास यूथ है और आप काम करना चाहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विकसित देश हैं या विकासशील देश। और इस कथन को भारत ने बहुत पुरजोर पर कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर उठाया है। बिल्कुल, और मुझे तो एक और चीज अच्छी लगी जो प्रधानमंत्री जी ने वहां पे काफी जोर दिया, वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात है। दुनिया भर में इस चीज का विचार था कि इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने उदाहरण भी दिया, और मुझे लगता है ठीक उदाहरण, ठीक समय पे उदाहरण दिया कि जो हमारी बेटियां हैं वो भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रही हैं। तो जो विकास हमारे यहाँ देश में भी हो रहा है वो सिर्फ पुरुष प्रधान नहीं हो रहा है, वो भी एक किस्म का पूरा बैलेंस्ड हम लोग ग्रोथ फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में भी जो बात कही गई वो भी मुझे लगता है कि एक दुनिया में जैसे लोहा है। आपको एक और चीज मैं कहनी चाहूंगा कि जो हम लोग आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसका एक नया मायना जो प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा और जो आपकी बात से पूरा ठीक बैठता है, अमेरिकन इंडियन वर्कफोर्स, अमेरिकन इंडियन सिनर्जी, जो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज खास करके देखिए, जैसे चाइना हमसे काफी आगे गया और चाइना में डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत कम है,
और उस टाइम आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उसका और इसीलिए डॉक्टर चरण साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने वहाँ कहा कि भाई टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी गो इन हैंड और अमेरिका इन इंडिया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही बदल कर रख दिया। समय कम रहा लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक तरीके से आपने इन तमाम पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण इस शो पर जुड़ने के लिए, अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो जब हम भारत की आर्थिक प्रगति की बात करते हैं उसमें बल है और पूरा विश्व अब इस बात को मान रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अंदाज रहेगा फटाफट। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिडनी में क्रूज लाइंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक जोएल कैट्स के साथ बैठक की। बैठक में क्रूज पर्यटन की वर्तमान चुनौतियों और निदान पर चर्चा हुई। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री की है। खरीफ फसलों में धान, श्रीअन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक दर्ज हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 23 सितंबर तक खरीफ फसल की बुआई 1104 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है। इस वर्ष 128 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में दलहन और 192.55 लाख हेक्टेयर में श्रीअन्न की खेती की गई। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक और नए फोकस के साथ। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।